ओके, चलो आज का इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल का एक न्यूज़ है। ये होलोकॉस्ट से रिलेटेड है। तो होलोकॉस्ट, जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे, होलोकॉस्ट बहुत ज़्यादा ही मतलब एक जो लोग उसको उससे गुज़रे होंगे उसके लिए तो एक दहशत ही रहा होगा, दहशत क्या उससे भी ज़्यादा। होलोकॉस्ट हुआ था, वो बोलते हैं कि नाज़ी जो था मतलब जिसमें हिटलर, वो क्या करता था, ये तुम लोग सुने हो, ये जो भी ज्यूइश लोग हैं उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजता था, या फिर जो उसके जो भी उसको अपोज़ करते थे नाज़ी को या कुछ भी, अ, उन लोगों को मतलब जिनको वो नीची जाति का समझता था, जो नाज़ी नहीं है दैट मीन्स नीची जाति के हैं, मतलब जिनको कोई हक नहीं है ज़िंदा रहने का, अपना जनरेशंस बढ़ाने का, तो उन लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप करके रखा हुआ था। जनरली वो क्या था, बहुत पैक्ड एक रूम था जिसमें गैस चैम्बर वो लगा हुआ रहता था। तो उस ये अ, जो जर्मनी का ये जो हिस्ट्री रहा है, तो ये बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुआ बाद में, अभी भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं नाज़ी को इसीलिए। मतलब नाज़ी इसके लिए फ़ेमस भी है। तो ये क्या है ना कि इसके लिए क्या करता है, एवरी ईयर 27th जनवरी को यूनाइटेड नेशंस एक जो विक्टिम्स बने होलोकॉस्ट के, उन लोगों के याद में, उन लोगों के ऑनर में ये डे को हर ईयर मनाया जाता है 27th जनवरी को, जिसमें कि वो रीअफ़र्म करता है उसका कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट, मतलब जिससे वो डगमगाएगा नहीं। क्या? टू काउंटर एंटीसेमिटिज्म, और क्या है? टू काउंटर एंटीसेमिटिज्म और रेसिज्म और अदर फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस, जो भी है, इसको काउंटर करने के लिए वो ये दिन को मनाता है। और क्या है? ये मार्क करता है लिबरेशन ऑफ द नाज़ी कंसंट्रेशन एंड एक्सटरमिनेशन कैंप ऑफ ऑस्विच, इसको ऑस्विच पढ़ते हैं, ऑस्विच एंड बिकर्नो ऑफ बाय सोवियत ट्रूप्स इन 1945। ये क्या है, 27th जनवरी को जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप है और एक्सटर्मिनेशन कैंप बोलते हैं, यहाँ से जो सोवियत ट्रूप्स को उन लोगों को मतलब लिबरेट करवाया गया था 1945 में। जब याद करो जापान पे जब अटैक हो चुका था और ये हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो पार्टी है, जो जर्मनी वाली है, ये हार चुकी है, तो उस समय उन लोगों को जब लिबरेट कराया गया तो 27 जनवरी था, जिसको मार्क करते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ आया क्यों है? ये बोला है कि ये 27 जनवरी तो हम लोग मनाते हैं, ठीक है? ऑनर में उन लोगों के उन लोगों को करते हैं, और ये वो सोचते हैं कि अब इस तरह का भेदभाव नहीं होगा, रेसिज़्म मतलब रेस के मतलब रेस को लेकर के किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए। लेकिन अभी अगर बोलेंगे, तो अभी जो वर्ल्ड है, ठीक है? ये वर्ल्ड मतलब जो अभी हम लोग कमिट कर दिए कि नहीं ऐसा-ऐसा नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशंस भी ये बोला कि मतलब हम लोग इसके अगेंस्ट में काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ वर्ड्स ही है, यही बोला जा रहा है। ये सिर्फ़ वर्ड्स है, स्पीच है। जस्ट एक वर्ड्स बोल दिया गया और अभी क्या है, अभी ये भूला जा चुका है। मतलब ये एक फॉरगॉटन सेंटिमेंट्स हैं जो हिस्ट्री का बुक्स में ही रह गया है। अभी जो टाइम है जिसमें क्या है कि हम लोग जो देखते हैं स्पीच और जो भी ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, उन लोगों के मन में क्या है? प्रेजुडिस रहता है, हॉस्टिलिटीज़ रहता है। तो ये क्या है कि इस तरह का जो हॉस्टिलिटीज़ है, जो प्रेजुडिस चला आ रहा है, वो मतलब चला आ रहा है, और जो हम लोग का ये था कि हाँ, नहीं हम लोग के साथ रेसिज़्म नहीं करेंगे, ये कोई इटर्नल प्रॉमिस नहीं है, और वो क्या है, वो मतलब भूला गया है। अब आते हैं अभी क्या है, करंट जो है वो इंटरनेट हुआ, फिर जो भी सोशल मीडिया हुआ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हेटफुल डिस्कोर्सेज़ है ऑनलाइन, और एंटी ज्यूइश, सेमिटिज़्म बोलते हैं, ज्यूइश को वो बोलते हैं। तो उनके अगेंस्ट में सोसाइटी में ये सब अभी क्या है,
जस्ट एक वर्ड्स रह गया है। और अभी भी देख ही रहे हैं कि कितने हेट क्राइम्स हो रहे हैं। हेट स्पीचेस देते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदा हो या फिर किसी तरह का मतलब पॉपुलिस्ट कुछ भी अपने आप को सिद्ध करना हो, तो वो बस अपना काम निकालने के लिए वो बोल देते हैं। तो यही सब आया हुआ है। रिसर्चर्स टेल अवीव यूनिवर्सिटी में ये बोले हैं कि ये जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग बहुत शर्मिंदा है और आगे ऐसा नहीं होगा, ये अभी कुछ भी नहीं है। अभी भी वो चला आ रहा है, मतलब हेट स्पीचेस, प्रेजुडिस सब चला आ रहा है। फिर उसके बाद बात बोलते हैं कि क्या एजुकेशन, यूएन एम्फसाइज किया कि एजुकेशन एक पोटेंट टूल हो सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है कि हम इनकलकेट कर सकते हैं कल्चर ऑफ पीस। लेकिन फिर उसके बाद बात आता है कि अगर ऐसा ही रहता तो बहुत सारे ये बोल रहे, फिर से हम बोल रहे, एजुकेशन से मतलब एक अच्छा तरीका है जिससे कि लोगों में पीस ला सकते हैं। फिर ये बोला जाता है कि एजुकेशन को ही एक पिनासिया मतलब हर मर्ज का दवा नहीं मानना चाहिए जो इनटॉलरेंस को क्योर कर सके, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि लेसन्स में या फिर ऐसे एजुकेटेड पर्सन जो रहते हैं उनका आइडियोलॉजीज ही मतलब अलग रहता है, बहुत एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रहता है जिसमें कि हेट स्पीच, मतलब उन लोग ही बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, बहुत जैसे राइट विंगर लोग, जैसे जो राइट विंगर सपोर्टर्स लोग हैं, उन लोगों का आइडियोलॉजी ही पूरा हेट पे है, प्रिजुडाइज्ड है ऑलरेडी, तो उन लोग क्या एजुकेशन देगा। और इससे क्या होगा, ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसे लोग एजुकेशन देंगे, तो उससे क्या होगा, ये तो कभी प्रेजुडिस कभी खत्म नहीं होगा। और क्या होगा कि वो परपिचुएट कर जाएगा हेट्रेड, मतलब कि जो भी धीरे-धीरे समय के साथ खत्म होता, वो नहीं खत्म होगा। और एजुकेटेड लोग जब ये सब बात करने लगे, तो वो हमेशा के लिए वो रह जाएगा। तो वही सब दिया हुआ है और आगे पढ़ना। फिर उसके बाद यूनेस्को एक लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है प्रोटेक्ट द फैक्ट्स, डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस एंड द यूएन एंड द यूरोपियन कमीशन। तो इसमें ये क्या किया है, तो इसमें ऐसा प्रमोट किया है कि वैसे पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस लाए जाए जिससे अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में, होलोकॉस्ट का डिनायल और डिस्टॉर्शन, मतलब उसके अम, मतलब उसको लोग जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, मतलब विक्टिम्स को ऐसा ना हो कि विक्टिम्स को ऐसा सोचे कि इन्हीं लोग खराब थे। तो वैसे करके वो पॉलिसीज लाने बोले। पढ़ना, बाकी समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से वो हम लोग पढ़ते हैं नाज़ी के बारे में। तो ये जो उन लोग का जो उस समय का जैसे उन लोग थे, वो समझना अ, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें और एक है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग ये भी पढ़ते हैं ना कि उस समय कैसा था ना कि नाज़ी का, एक हम बता रहे हैं ऐसे ही, नाज़ी का क्या था कि अगर इवन मतलब ऐसा उन लोग बना दिए थे कि अगर पेरेंट्स भी, जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा जैसे टीचर सिखा रही है कि नाज़ी बेस्ट बेस्ट और नाज़ी मतलब नाज़ी ही सब कुछ है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा, और घर में भी अगर कोई पेरेंट्स नाज़ी के खिलाफ बोलता था, तो बच्चा स्कूल में जाके अगर बोल दे, तो उसके पेरेंट्स को कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। मतलब इस तरह का मतलब दबाव था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है ये यूएस का है। इसको आगे पढ़ना, तुम लोग को वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यूएस का ये बहुत अच्छा न्यूज़ है और बहुत सारा एंड्स मतलब ये मुद्दा को लाया है। ये क्या है, व्हाई डज द यूएस वांट टू पुट एन एंड टू प्राइवेट प्रिजन। ये प्राइवेट प्रिजन्स का नाम, मतलब प्रिजन्स के बारे में। यूएस में क्या है ना, एक सिस्टम चलता है। अच्छा, यूएस के बारे में बोल दें। यूएस में बोलते हैं कि जितने भी अभी मतलब प्रिजन्स, पर्सन्स अंडर प्रिजन है, मतलब इन प्रिजन है, तो उसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये है अमेरिका में। ठीक है, एक पीबीएस डॉक्यूमेंट्री निकला जिसमें कि 1 करोड़ पीपल इम्प्रिजन्ड वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि मोर देन 20 लाख यूएस में है। तो यूएस में जो इतने लोग प्रिजन में हैं, तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है कि द यूएस फर्स्ट बिगैन टू सी इट्स प्रिजन पॉपुलेशन सोर इन 1980s। ठीक है, एट द हाइट ऑफ वॉर ऑन ड्रग्स। मतलब क्यों वहां पे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि जो भी ड्रग्स
डीलर्स है, ठीक है, या ड्रग्स से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है, उसके लिए बहुत हार्शर सेंटेंसेस मिलते हैं, ठीक है, हार्शर सेंटेंसेस फॉर ड्रग ऑफेंसेस। और क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेटली वहां पे सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज, जो कि जेल में है। और बोला जाता है कि यही मतलब उन लोग, मतलब अगर नारकोटिक्स ट्रेड से अगर पकड़े गए तो वहां पे बहुत हार्श पनिशमेंट है, और इन लोगों को ही ज्यादा देखा गया है, मतलब वहां पे है। अब ये हो जो है कि द सेंटेंसिंग प्रोजेक्ट एक है, जिसमें कि मतलब डेटा दिया हुआ है 60% जो पीपल है जो यूएस प्रिजन में है, वो कलर और ब्लैक है, मतलब कि बोल ही सकते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन है। और 6 टाइम्स मोर लाइकली टू बी प्रेजेंट एज वाइट, मतलब वाइट अगर एक है तो ये 6 है, इस तरह से, विद हिस्पैनिक मैन 2.7। ये तो डेटा है। अच्छा, यहाँ पे और एक क्या है ना, कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जेल, अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे सब बोर हो जाओगे। हमारे यहाँ जेल कौन से लिस्ट में आता है, प्रिजन का लिस्ट कौन सा, मतलब कौन देख रेख करता है प्रिजन? बस पूछा, बाकी लोग, अनिमेश, अतुफा, अमर बोलो। अमर का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पूछते हैं, अमर का आवाज तो आ नहीं रहा है। हाँ तूफा बोलो। स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, अच्छा ये बताओ कि स्टेट लिस्ट में तो है, अगर जैसे स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम करेगा तो ठीक है, स्टेट वो प्रिजन में चला गया। अगर सेंटर के अगेंस्ट में कोई क्राइम करेगा तो क्या सेंट्रल लॉ को के अगेंस्ट में, तो वो कौन से प्रिजन में जाएगा? कौन बोल रहा है, अतुफा? नो मैम। अच्छा, और कौन बोल, मतलब बोल सकते हो, जैसे हम बोले कि स्टेट के अगेंस्ट, जो स्टेट लॉ है उसके अगेंस्ट में क्राइम किया, स्टेट के लिस्ट में है वो, प्रिजन तो ठीक है, प्रिजन में गया। अगर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ तो वो फिर कहाँ जाएगा, मेरा बोलना ये है, वो कौन से प्रिजन में जाएगा? इसी प्रिजन में जाना चाहिए। हाँ ऑब्वियस सा बात है, जो स्टेट में करेगा उस स्टेट में जो रिजडिक्शन होता है, कोई भी लॉ हो, सेंट्रल लॉ हो, स्टेट लॉ हो, वो उसी प्रिजन में जाएगा। हाँ सही है। लेकिन क्या है ना कि यूएस में अलग अलग है, फेडरल है, स्टेट का है, स्टेट लेवल का है, और प्राइवेट। यहाँ पे और क्या है ना, प्राइवेट प्रिजन्स है, जो कि मतलब उस प्रिजन को क्या कर दिया गया है ना कि अब इतने सारे प्रिजन है तो गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट मतलब एक प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। प्राइवेट सेक्टर एक एक्सपैंड किया, मतलब जिसको अभी बोला जाता है प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर, सपोज यहाँ पे जैसे हम अभी नाम ले रहे हैं, अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो अब देखा कि इंडिया का जो जेल है वो तो ओवर क्राउडेड है, ठीक है, गवर्नमेंट बोली कि ठीक है इन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को हमेशा ये लॉ रहता है, मतलब बाहर से एक्स्ट्राडिशन वो सब में ये सब बात उठता है कि आपके प्रिजन ओवर क्राउडेड है, लॉ मतलब वहाँ पे लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, उन लोगों को प्रॉपर जो रहने का जो जगह मिलना चाहिए, या हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ का गवर्नमेंट सोचे कि हाँ ठीक है, हम इन लोगों के लिए जेल तो इतना फंड नहीं है कि हम अपने से जेल बनवाएं, ठीक है, प्राइवेट रेंट पे ले लेते हैं और रेंट पे इन लोगों को रख देते हैं, और वो क्या है कि वो लोग उनको रेंट भी देंगे, और इस तरह से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करेगा। और तो उसी तरह का क्या है ना कि अब उन लोग क्या है कि रेंट, मतलब प्रिजन रेंट का हो गया, मतलब गवर्नमेंट उसको रेंट देगी और वहां पे अपने जो भी प्रिजनर्स है उन लोगों को रखेगी। तो इस तरह का अगर रहेगा तो वो तो प्राइवेट हो गया। तो यही जो है इस तरह का जो जो बात है ये यूएस में चलता है। यूएस में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है कि आप बनाइए, मतलब बना लीजिए,
और वो उसको रेंट पे ले ली है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज जिन जो प्रिजन्स को मैनेज करती है। ये 1984 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, यूएस में। व्हेन फर्स्ट सच फॉर प्रॉफिट फैसिलिटी, ठीक है, ओपन एट द स्टेट लेवल इन टेनेसी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ स्टेट लेवल पे, वहां पे तो फेडरल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे स्टार्ट तो हो गया। अब वहां पे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज क्या बोली, बोली कि हम अच्छा मतलब न्यूअर कंस्ट्रक्शन डिजाइन के हिसाब से बनाएंगे, जहाँ पे सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा होगा। प्राइवेट और वहाँ पे जैसे कम एम्प्लॉयज में कम जो पुलिस जैसे जो भी हो, गार्ड्स एंड ऑल, उन लोग में कम एम्प्लॉयज में हम लार्जर प्रिजनर्स को हैंडल कर पाएंगे। फिर इससे क्या होगा कि आपका जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो बचेगा, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना में, उन लोगों का सर्विलेंस में, वो सब में तो बहुत पैसा जाता है, तो ये बचेगा। लेकिन इसमें ना 2018 में एक रिपोर्ट आया था। अच्छा, ये कनेक्शन तो चला गया था। बाकी लोग का वो मेरा बात कहाँ तक समझ में आया? अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है कोई भी? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ओके, चलो फिर से हम ये बात रिपीट करते हैं। क्या हुआ कि वहां पे प्राइवेट कंपनीज क्या बोली, प्राइवेट कंपनीज बोली कि हम बहुत अच्छा न्यूअर टेक्नोलॉजी का, न्यूअर डिजाइन का, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का आपको प्रेजेंट देंगे, लार्जर रहेगा, लेस एम्प्लॉय में भी काम हो जाएगा, ताकि आपका टैक्स पेयर का जो मनी है वो बचेगा। लेकिन 2018 का रिपोर्ट है जिसमें कि बोला गया कि ये जो प्राइवेट प्रेजेंस है ये करीब $5 बिलियन का इंडस्ट्री बना ली है, जिसमें कि 9% ऑफ ऑल जो यूएस प्रिजनर्स हैं वो वहां रहते हैं। इसमें जो दो डोमिनेटिंग कंपनीज है, ये है कोर सिविक। आज पता नहीं फिर से नेट का बहुत बड़ा इश्यू दिख रहा है। फिर से हम बोल रहे हैं, ओके, फिर से हम ये बोल रहे हैं, इसमें दो डोमिनेटिंग कंपनीज है, एक है कोर सिविक और दूसरा है जियो ग्रुप। ये दोनों ये दोनों का नाम ये और भी ये में आया कि इन लोग क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका जो इलेक्शन था उसमें मतलब ट्रम्प को मॉनेटरी सपोर्ट दिए थे। तो अब इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसमें कुछ लोग जो क्रिटिक्स है वो बहुत क्रिटिसाइज किए हैं। क्या बोले कि ये जो कंपनीज है इनका मोटिव, जैसे हम लोग जेल में, प्रिजन में लोगों को इसलिए रखा जाता है हमारे यहाँ या कोई भी जेल में रखने का मेन पर्पस क्या है कि उनका रिहैबिलिटेशन, जो सुधार। आज तो पूरा नेट बहुत अनस्टेबल है, आज एक ही न्यूज में इतना देर लगा दिया। अभी आवाज आ रहा है? Yes, आज बहुत अनस्टेबल है, पता नहीं क्यों आज नेट ऐसा है। फिर से हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिसाइज ये किए हैं कि ये जो कंपनीज है इनका हमारा जेल क्यों होता है, ये रिहैबिलिटेशन के लिए होता है। वो ये इसलिए होता है कि लोगों का सुधार हो सके, वो जेल में इसलिए रखा जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि ये जो कंपनीज है इनका मेन मोटिव उन लोगों का सुधार करना नहीं है, बल्कि उन लोग ये चाहते हैं कि ऐसे मतलब जेल में बहुत लोग रहे, बहुत दिनों तक रहे, ताकि ताकि उसके बदले हमको पैसा मिलता रहे गवर्नमेंट से। तो इनका क्या है कि हायर मतलब इनका इंश्योर कर, ये क्या इंश्योर करते हैं कि हायर प्रॉफिट होता रहे। आज तो फिर से बहुत प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को लग रहा है गांव से भी ज्यादा बुरा हाल है अभी शहर का। ओके, फिर से ट्राई करते हैं।
ओके। तो ये हम बात बोले कि ये यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहें और इनका क्या है कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये तो अच्छा, ये तो आंसरेबल नहीं है कि पब्लिक को, कि पब्लिक अगर जेल में उन लोगों के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी हुआ या फिर जेल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, तो ये तो अकाउंटेबल भी नहीं है। ये अच्छा, हम ट्राई करते हैं, 2 मिनट रुको, हम ट्राई करते हैं वो दूसरा नेटवर्क में, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है फिर क्लास। ओके, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वहीं पे जहाँ पे फिर हम क्या बोले कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये तो अपना प्रॉफ़िट के लिए काम कर रही है, ये आंसरेबल नहीं है पब्लिक को। और ये क्या है फिर से वही बात कि ये चाहती है कि लोग यहाँ पे रहे ताकि फ्यूचर में उसका कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट के साथ है, वो बना रहे और एक्सटेंड होता रहे। फिर ये भी बात आते हैं कि जो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि जैसे देख लो, अभी ट्रम्प को जो फंडिंग किए, तो ट्रम्प क्या किए? ट्रम्प इसका जो ओबामा क्या किए थे ना 2016 में ये बोल दिए थे कि इस तरह का जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्रिजन है, प्राइवेट प्रिजन, इसका जो मतलब लाइसेंस टाइप का है, उसको रिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रम्प को वो 2 कंपनी पैसा दी, वो क्या किए, रिन्यू कर दिए और वो फिर से उन लोगों का मतलब जो रिन्यू हो गया कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसके बाद ये प्राइवेट कंपनीज को मिल गया। अब क्या होता है कि ये भी बात आया है, मतलब जो बोलते हैं कि ये जो है जो प्रिजन है, उन लोगों का जो क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल डिटेंशन जो भी हो रहा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ये सोच लो, वो तो अकाउंटेबल नहीं है, वो चाहे तो क्रिमिनल को पैसा लेके छोड़ भी दे, मतलब जो भी हो, वहां पे ज्यादा करप्शन है और इससे जो पर्पस है गवर्नमेंट का वो तो सॉल्व नहीं हो रहा है, अननेसेसरी कुछ और ही हो रहा है। तो फिर से ट्रम्प जो ओबामा करके गए, ट्रम्प उसको चेंज कर दिए थे, वो उसको फिर से रिन्यू कर दिए थे प्राइवेट प्रिजन्स को। लेकिन अभी फिर से जो बिडेन आया है, वो अभी डायरेक्ट मतलब अटॉर्नी जनरल को बोले कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन लोगों का, प्राइवेटली रन जो क्रिमिनल डिटेंशन फैसिलिटीज है, उन लोगों को रिन्यू नहीं कर मतलब किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी, लेकिन ये ऑर्डर है कि ये अप्लाई करेगा ओनली टू प्रिजन्स, ठीक है? जो प्रिजन है प्राइवेटली रन, उन लोग पे, डिटेंशन सेंटर्स है जो फेडरल डिटेंशन सेंटर्स, उन लोग पे अप्लाई नहीं करेगा। ये बोले हैं कि ये जो डिटेंशन सेंटर्स क्या है, तो ये डिटेंशन सेंटर्स जो कि इमिग्रेशन और कस्टम्स, जो भी इमिग्रेंट्स जो आए हुए हैं, उन लोगों का, अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स, उन लोगों का डिटेंशन सेंटर है, उन लोगों पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये पढ़ना अच्छा है, ये व्यू के लिए भी अच्छा है कि इस तरह का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब आते हैं, नेक्स्ट है बिडेन एंड हरीश टीम सेव द प्लैनेट, क्या ऐसा होगा? कैन। तो ये हम लोग फिर से ये पहले ही न्यूज पढ़ लिए थे कि जैसे ही जो बिडेन आया, वो बोले कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट है, फर्स्ट डे ही बोले कि हम इसमें वापस रीज्वाइन करेंगे। तो इसमें बोले कि ओबामा एरा, ओबामा ही पेरिस क्लाइमेट चेंज में वो किए थे। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इसमें कुछ एक बात भी नया मतलब व्यू है, इसमें बोल रहे हैं कि क्या जो ओबामा एरा जिसमें कि यूएस वापस आ गया पेरिस क्लाइमेट चेंज में, तो क्या ऐसा होगा कि यूएस जैसे क्या बोले बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो बुलिंग करेगा क्या जो पुअर नेशंस है, जिन पे हार्श रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा कार्बन एमिशंस का? जबकि देखा जाए तो हार्श रिस्ट्रिक्शंस कैसे, जैसे कि अभी जो पुअर कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन लोग तो पूरी तरह डेवलप नहीं किए हैं, तो उन लोगों के पास, उन लोगों को अपने टेक्नोलॉजी उतना भी नहीं है कि कार्बन एमिशन कम करते हुए भी अपना डेवलपमेंट कर सके, उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। प्लस उन लोगों का इंडस्ट्री अभी नया नया ग्रो हो रहा है, तो उन लोगों को पावर चाहिए जो जिसमें कि
उन लोगों को कार्बन एमिशन करना ही होगा, मतलब अगर रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बोल रहे हैं कि यूएस जो आ गया वापस, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ जो पुअर नेशन है उस पर बुलिंग करेगा। बुलिंग मतलब कि जैसे कि जिस बहुत ताकतवर है तो हाँ हार्शर कि नहीं तुम लोगों को नहीं करना है, इतना ही कोटा करना है, ये सब। तो फिर ये बोला जा रहा है। और जबकि ये भी बात आया है कि अभी तो वो जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, और देखा जाए तो जो यूएस है ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो कार्बन एमिट किया है अपना जब डेवलपमेंट के दौरान। और अभी अगर वापस आके ऐसा करेगा तो ये मतलब क्या ऐसा करेगा, ये भी बात उठ रहा है। अब आते हैं ये कुछ कुछ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज और कुछ कुछ इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशंस का रिपोर्ट्स है, जो कि पहले ही लोग रिपोर्ट्स में ये बोले हैं कि अगर मतलब कैसे कैसे ये सबके ध्यान में मतलब ये आया, मतलब सबको ये नजर आने लगा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में। तो ये कुछ कुछ रिपोर्ट्स है 1957 में यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, ये इसमें ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें कि ये बोला गया था कि ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये मतलब फिर उसके बाद मेजरमेंट हुआ था जस्ट ये इसके बाद मतलब उन लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे यूएस में। तो उसके बाद मेजरमेंट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का मोना लोआ इन हवाई में। तो वहां पे दिखाया मतलब बोला गया कि ये एविडेंट है, मतलब यहाँ एविडेंस मिलता है कि एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस का सब्सिक्वेंट जो राइज होगा डेकेड्स बाद। क्यों? क्योंकि उस समय ही एक्सपेरिमेंट के बाद एक जनरल रिपोर्ट आया था, उसमें पता चला था। फिर उसके बाद कुछ कुछ बोला गया कि CO2 का कंसंट्रेशन कैसे कैसे बढ़ेगा अगर फॉसिल फ्यूल्स का जलाना अगर कम नहीं किया गया, तो 20 ये इसका लेवल 25% तक बढ़ जाएगा 2000 तक। और जिससे कि 0.6 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज होगा ग्लोबल टेम्परेचर। तो और उस इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 19 सेंचुरी तक मतलब ये देखा गया है कि अभी तक एविडेंट है कि करीब हाफ अ डिग्री वार्मर हो चुका है। फिर ये तो हम लोग को पता है कि क्या क्या हम लोग का प्री इंडस्ट्रियल एरा से क्या क्या था, लेकिन अभी ये आया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो ये ग्लोबल वार्मिंग है 1979 में ही एक रिपोर्ट दिया था नेशनल रिसर्च काउंसिल। इसमें ये बोला था कि एटमॉस्फेरिक जो CO2 है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वो 3 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। तो बाकी सब उसी से रिलेटेड है, IPCC का वो सारा इंटरगवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, ये उसी से रिलेटेड रिपोर्ट सब है, कब कब क्या क्या हुआ और कैसे कैसे। तो ये सब तुम लोग का पढ़ने का है, पढ़ लेना। आगे जो नेक्स्ट है ये एक यूएस का ही अभी है सारा न्यूज। तो यूएस का एक और है, यूएस में एक यूनिक फॉरेस्ट पाया गया है। कहाँ पे? तो कोस्ट ऑफ अलाबामा। अच्छा अलाबामा आया तो अलाबामा के बारे में पूछ ले। अलाबामा के बारे में कोई जानते हो क्या? अलाबामा का नाम पहले भी कभी आया है? हाँ नीरज बोलो। कॉन्फेडरेट स्टेट्स में से एक था ये। हाँ शाश्वत को कुछ और याद है? हाँ ठीक है शाश्वत। अलाबामा का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, हाँ वो सर सबसे बताए थे हाँ एक बार। हाँ हाँ। अलाबामा का सबसे रिटन वो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा है, मतलब हम लोग इंडिया का बोलते हैं लेकिन वो एज एक स्टेट है यूएस का, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करते। कंट्री में सबसे बड़ा हमारा है इंडिया का। हाँ ठीक है। तो अलाबामा में एक कोस्ट में एक यूनिक फॉरेस्ट पाया गया है। तो इसका बहुत मतलब बहुत सारा इससे रिलेटेड है जो फैक्ट्स। तो ये जो यूनिक फॉरेस्ट है ये अंडर वाटर है, ये बोलते हैं करीब 60 फीट डीप है। और इसमें जो इसमें क्या क्या है, साइप्रस ट्री है, ठीक है साइप्रस ट्री।
और जो कि आइस एज में हुआ करता था करीब 60,000 ईयर्स अगो, जब प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस वो जस्ट वहां पे स्टार्ट ही किए थे अफ्रीका से इधर उधर मूव करना, ठीक है। उस समय का यहाँ पे ट्रीज मिला है। और ये क्या है, अंडर सी है। ये जो फॉरेस्ट है ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर सबमर्ज्ड है, और मतलब ये सबमर्ज्ड हो गया जब सी लेवल बढ़ गया। तो ये बोलते हैं कि ये अभी तक खड़ा है, मतलब एज अ फॉरेस्ट ही वहां पे है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो थिक लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स है उसको पकड़ के रखे हुए, मड सेडिमेंट्स, मड और सैंड है उसको पकड़ के रखे हैं। और ये भी बात है कि जो सेडिमेंट्स है ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन से को, जो कि उसको डिकम्पोज ना करे, जो उसका स्टम्स है, बार्क्स है, और जो भी अदर एमिनेंट्स जो फॉरेस्ट का है वो सब। तो ये डिस्कवर कब हुआ? तो ये डिस्कवर हुआ जब एक हरिकेन आया था, ठीक है। हरिकेन आया था जिसका नाम है इवान, जो गल्फ कोस्ट में 2004 में वो आया था। और ये जब आया, हिट किया, तब फिर दिखा कि अरे यहाँ पे तो मतलब जो वेव्स है वो ये सेडिमेंट्स को थोड़ा सा रिमूव किया। तो फिर ये दिखा, डाइवर्स जब वहां पे गए तो दिखा कि अरे यहाँ पे साइप्रस फॉरेस्ट है, ठीक है। और ऐसा कहीं भी अर्थ पे कहीं और अभी तक नहीं देखा गया है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये रेलिक मतलब अवशेष है कब का, इयॉन्स पास्ट का, जब लोग सोचे भी नहीं होंगे कि कैसे सी में मतलब सी में यहाँ से दूसरी जगह जाया जा सकता है। मतलब सेलिंग शिप्स के बारे में सोचे भी नहीं होंगे, तब का है ये, ठीक है। तो ये ये बोलते 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बना था, एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट बेन रेंस बनाए थे, द अंडर वाटर फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब आते हैं कि इसका जो इस पे थ्रेट है, तो थ्रेट क्या क्या है। तो इसमें बोलते हैं कि ये रिस्क है, सैल्वेज कंपनीज क्या करेंगे कि उसको डिग अप करके और जो भी एंशिएंट लॉग्स है और उन लोगों को मतलब बेच सकते हैं। तो ये बोला गया कि यहाँ पे मतलब कैंपेन चला कि इसको एक तो मेरीन सेंचुरी फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को मरीन सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। और जो ब्रैडली ब्राइन है, जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर अलाबामा फर्स्ट कांग्रेसनल जो है, वो बोले कि यहाँ पे जो भी रिसर्चर्स है उन लोगों को अलाउ होगा, टूरिस्ट को अलाउ होगा, फिशर फोक्स को अलाउ होगा, लेकिन जो भी डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज या फिर एंटरप्राइजेस जो इंटरेस्टेड है हार्वेस्टिंग के लिए या पीट और टिम्बर के लिए, उन लोगों को परमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ जाने का। फिर आते हैं उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब इसका जो भी इस जो फॉरेस्ट यूनिक टाइप का जो अभी तक मिला है, तो ये एंशियंट सबमरीन फॉरेस्ट है। इसमें बोला है कि एक एक्सपीडिशन जो फंड करेगा ऑफिस ऑफ ओशन एक्सप्लोरेशन रिसर्च, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक एजेंसी है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। ये बोला कि ये एक्सपीडिशन करेगा जहाँ पे डाइवर्स लोग डाइव करेंगे, और साइंटिस्ट क्या करेंगे, जो उसका वुड का सैंपल लेकर के आएगा डाइवर्स वहां से, और वो वुड का सैंपल से वो लेबोरेटरी में ये पाए हैं, मतलब कि वो डाइव मतलब एक्सपीडिशन हो गया मतलब, और उसमें फिर पाए हैं कि यहाँ पे करीब 300 एनिमल्स का अवशेष उसमें मिला है। और क्या है, इसमें जो टीम है वो फोकस ये भी किए हैं कि यहाँ पे एक मतलब बैक्टीरिया है जो वुड ईटिंग है, शिप वर्म्स, ठीक है, अ टाइप ऑफ, जिसको टेरेडिन बिवाल्वे बोले हैं, टर्माइट्स टाइप का, ठीक है। ये जो क्या है ना, ये जो वुड ईटिंग जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, मतलब टर्माइट्स ऑफ द सी, इसको टर्माइट्स ऑफ द सी भी बोले हैं, कन्वर्ट वुड इनटू एनिमल टिश्यू, ये वुड को एनिमल टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या है ये एक फूड चेन को फॉर्म करते हैं। कैसे? ये एनिमल टिश्यू में कन्वर्ट किए, जो कि
जो बड़ी मछली है उसको अगर छोटी मछली नहीं मिले या छोटा कुछ खाने का एनिमल टिश्यू नहीं मिले, तो उन लोगों को क्या है, वो जो भी फिश है, इन्वर्टिब्रेट्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको एनिमल टिश्यू चाहिए वो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये एक फूड चेन को उन लोग जिंदा करके रखे हुए हैं। तो वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी भी है, ये भी आया है। और फिर बोले हैं कि ये जो अंडर वाटर फॉरेस्ट है इसमें बहुत पोटेंशियल है कि हम लोग न्यू न्यू कंपाउंड्स फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए? मेडिसिन के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। फिर उसके बाद अभी इसमें ये भी बोला गया है कि जो भी यहाँ पे जो 100 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया पाए गए हैं जिसमें कि बहुत सारे मतलब 100 मतलब 100 से 200 करीब बैक्टीरिया का वो मिला हुआ है, जिसमें कि करीब 100 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे नोवेल है और उसमें 12 ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर इसका फर्दर अगर स्टडी करें तो हम लोग पोटेंशियल बायोसिंथेटिक ड्रग्स भी बना सकते हैं। तो ये सब बात सामने आया। और क्या है, कुछ जो सैंपल्स जो इकट्ठा किए हैं उसमें ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ एनाल्जेसिक क्वालिटीज है। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? हम ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनाल्जेसिक। कौन बोल रहे हो एनाल्जेसिक का मतलब? किसका क्वालिटी? नहीं, एनाल्जेसिक एक वर्ड का मीनिंग खाली पूछ रहे हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? किसी को नहीं पता है? अतूफा, नेहा? तुम लोग का तो मतलब बायो रहा है। मैम पेन किलर को बोलते हैं हाँ, क्या? एनाल्जेसिक वही बोल रहे हैं हम कि जो पेन रिलीफर जो रहता है वो जनरली क्या है, वो जैसे पेन जो हो रहा है तो मतलब वो कॉन्शियस माइंड से वो हटा ही देता है कि हाँ पेन हो रहा है, वो एनाल्जेसिक। ठीक है, तो ये जो पाए गए हैं यहाँ पे जो सैंपल्स है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स पाए गए हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, मतलब जो कि केपेबल है क्या, जो डिग्रेडेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वुड। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरह का एंजाइम्स जो इसमें पाए गए हैं ये यूज किया जा सकता है किसके लिए? तो जैसे पेपर फैक्ट्री में, फिर पल्प बनाने में, टेक्सटाइल्स में, फूड में। तो अभी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो ये जो ये बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है, जो ये ट्रीज को इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि फाइन केमिकल्स में, रिन्यूएबल फ्यूल में, तो ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट जो सैंपल जो टाइनी फ्रैक्शन में लाए हैं एंशिएंट फॉरेस्ट में, तो हो सकता है कि ये प्रोफाउंड मतलब कुछ बड़ा चेंज ला सकता है। तो अब आते हैं ये जो था यूएस प्रेसिडेंट, वो प्रॉमिस किए हैं कि इस तरह का जो क्लाइमेट है, मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देंगे और अ, मतलब ये जो रिसोर्सेज है इसको बचा के रखेंगे। यही सब दिया हुआ है इसके एडिशन में। फिर उसका डिटेल है कि कुछ कुछ इसमें है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो बात है, फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज, वो बहुत चीज चेंज किए हैं। तो इसके साथ साथ ये भी किए हैं। ठीक है, मतलब इसको भी बचाने का बात किए हैं। आते हैं नेक्स्ट। आज का सारा ही न्यूज बहुत डिफरेंट ही है। अब आते हैं ईरान और यूएस। तो ईरान और यूएस का जो हम लोग न्यूज पढ़ रहे थे इस बीच, किस चीज से रिलेटेड न्यूज था? ईरान और यूएस, सिर्फ अनिमेश। सना बोलो। मैम वो जो हौती और हादी राइवल का उसके बारे में पढ़े थे। सऊदी अरेबिया जो है वो हादी को सपोर्ट कर रहा था और यूएस का बात, ईरान जो है हौती राइवल। यूएस का बात हम लोग उसमें मतलब वो तो ठीक है, अभी लास्ट क्लास में सर पढ़ाए थे।
लेकिन और क्या मतलब यूएस और मतलब डायरेक्ट वो तो प्रॉक्सीज है ना वहां पे। प्रॉक्सीज मतलब कि डायरेक्टली वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, मतलब किसी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज है वहां पे। डायरेक्टली यूएस और ईरान का क्या कंटेंशन है? हाँ शाश्वत बोलो। अभी जो झगड़ा चल रहा है, कासिम सुलेमानी को मार दिया था, उसके बाद मिसाइल से हमला हमला जो हुआ, वो सब के बारे में। वो तो है, वो तो दूसरा ही बोल रहे हो। अच्छा निमेश बोलो, देखते हैं। हाँ निमेश। अनिमेश, क्या निमेश हाथ उठा के चले गए क्या कहीं पे? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रहा था, सॉरी। बोलो। क्या पूछ रहे हैं? वही ईरान और ये यूएस का। यूएस का क्या कंटेंशन है अभी, मतलब क्या चीज को लेके वो लोग फंसे हुए हैं? वो जेसीपीओ को लेके है ना। जेसीपीओए मेन, अगर अगर यहाँ पे अभी आएगा तो हाँ सबसे पहले जेसीपीओए ही आएगा। उसका जो बोलते हैं ना कंसिक्वेंशियल, वो सब इम्पैक्ट्स है, मतलब जो इसको मार दिया उसको मार दिया, ये रोक लिया, वो सब सब अलग है जेसीपीओए। तो जेसीपीओए का फिर से पूछेंगे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी पूछेंगे। अच्छा निमेश तो हाथ उठाए हो। अच्छा आकांक्षा ये बोलो, जेसीपीओ में कौन कौन पार्टी है? हाँ पता है, आकांक्षा हाथ नहीं उठाई थी, लेकिन फिर भी हम आकांक्षा से पूछ रहे हैं। आकांक्षा, अच्छा वो लगता है ऑन करके चली गई है। अच्छा बोलो अतुफा। P5+1 and EU. हाँ ठीक है, P5 परमानेंट 5। तो पूजा परमानेंट 5 कौन कौन है? यूएस, चाइना और रशिया और यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। ठीक है, तो ये कंटेंशन रहा है। अच्छा इसमें बहुत डिटेल में आया हुआ है क्या क्या अभी इशू आने वाले हैं, हम उसका बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना, सबका नजर ये है कि जो बिडेन जो आए हैं, तो वो अभी जेसीपीओए को लेकर के क्या करेंगे। जेसीपीओए का हम लोग को पता है कि अभी जेसीपीओए में यूनिलैटरली बाकी यूरोपियन तो कंट्रीज नहीं, यूएस क्या है बाहर निकल गए, और ईरान एक तरफ क्या करना शुरू किया, उसका जो भी कैप था कि हाँ आप इतना यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, इतना ही स्टॉक पाइल रखेंगे, मतलब आप अलाउ करेंगे आईएईए का रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन वो सब सब बंद करके वो भी एनरिचमेंट शुरू कर दिया। तो अब नजर जो बिडेन पे है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ट्रम्प तो बाहर निकले और सैंक्शंस भी लगा दिए। तो अब यही बात है कि ये जो न्यूक्लियर डील है जो 2015 में हुआ था नेगोशिएट, उसका आगे क्या। तो इसमें अभी क्या है ना कि जो बिडेन अपॉइंट किए हैं फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी अरेना से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशन के लिए, जो न्यूक्लियर डील जो फिर से नेगोशिएट करेंगे, तो उसमें वेंडी शर्मन है जो कि ओरिजिनली जो नेगोशिएट किए थे इस डील को, और एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है विलियम बर्न्स। ठीक है, नहीं जो वेंडी शर्मन है वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो कि प्राइमरी नेगोशिएटर भी थे, और विलियम बर्न्स है जो कि ईरान मतलब अर्ली स्टेज में थे ईरान न्यूक्लियर डील में, और ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में, ठीक है, हेड है। तो अब आते हैं ईरान का रिएक्शन क्या, और ट्रम्प का जो एक्शन हुआ उस पर रिएक्शन हम लोग को पता है कि ट्रम्प क्या किए। वो ट्रम्प क्या आर्ग्यू किए थे, वो बोले थे, अच्छा ट्रम्प का आर्ग्यू क्या था वो छोड़ने का, ट्रम्प ये बोल रहे थे कि जो हम लोग लिमिट लगाए हैं ईरान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, 15 साल का जो उस पर लिमिट लगाए कि 15 साल तक तुम्हारा ये डील रहेगा, जैसे 2030 में ये खत्म होने वाला था, मतलब ये 2015 में हम लोग ये लोग साइन किए थे और 2030 तक ये सारा डील का अग्रीमेंट था। तो ट्रम्प का कहना ये था कि ये जो टाइम है ये इनसफिशिएंट है, ये हमेशा के लिए परपेचुइटी के लिए, मतलब हमेशा के लिए वो ईरान का एनरिचमेंट
यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देना चाहिए। ये डिमांड था ट्रम्प का। और ट्रम्प का क्या डिमांड था कि वो जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो चला रहा है उस पे मोराटोरियम इम्पोज करना, मतलब कि वो नहीं ये प्रोग्राम नहीं चलाए। और क्या कि जो ईरान जो बाकी जो रीजनल अलाइज है उसका जो जहाँ पे वो प्रॉक्सीज कर रहा है, जैसे अभी यमन का नाम लिए वहां पे प्रॉक्सी, सीरिया में जहाँ पे वो सपोर्ट कर रहा था जो असद के अगेंस्ट में, ठीक है, जो रिबेल ग्रुप था उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो अलाइज को, जो रीजनल अलाइज में जो दखल अंदाजी करता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना। तो ये था ट्रम्प का कहना। और अब क्या है कि बाकी जो यूरोपियन सिग्नेटरीज थे वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि हाँ वॉशिंगटन इस एग्रीमेंट पे वापस जाएगा। अब आते हैं कि ईरान, अब जैसे ही वो सैंक्शन, वो ये सब बोल करके ट्रम्प सैंक्शन लगा दिया। और तो अब क्या किया ईरान में भी क्या हुआ, ईरान में वो जो एनरिचमेंट का जो लिमिट था वो लोग ब्रीच कर दिए। अभी ईरान में बोलते हैं कि करीब 2442 किलोग्राम यूरेनियम है, जो कि परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, 8 टाइम्स मोर। ठीक है, तो अब आते हैं कि स्ट्रैटेजी मतलब कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, दोनों की तरफ से बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। तो अब क्या आते हैं क्या कि जैसे ही ट्रम्प सैंक्शन लगाए, ये तो अपना शुरू कर दिया। और ईरान का आगे आएंगे कि ईरान में कहाँ किस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और जो बिडेन के पास भी पॉलिटिकल प्रेशर है। दोनों का जो स्टैंड है, क्या इतना इजी रहेगा एग्रीमेंट में वापस आना, तो इसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो बिडेन बोले हैं कि ये वो बोले हैं कि जो हम मतलब जैसे ईरान पे के साथ जो भी डिप्लोमेसी रहेगा वो सैंक्शंस के थ्रू नहीं हम सॉल्व करेंगे, हम वहां पे प्रॉपर वे में नेगोशिएशन के साथ वो करेंगे। और ये हम भी चाहते हैं कि तेहरान JCPO में वापस आ जाए विद सेम जो भी मतलब रूल्स था उस पे, मतलब जो भी हम लोग एग्रीमेंट किए थे उस पे। अब आते हैं ईरान का जो रिजीम है वो क्या है, वो भी जैसे रूहानी का जो रिजीम है, ठीक है, वो भी चाहता है कि हाँ हम लोग वापस आ जाए। लेकिन अब आते हैं, और ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है जावेद जरीफ, जो कि ईरान का जो JCPOA था वो उसको नेगोशिएट किया था, वो भी चाहता है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया बिडेन का, जब इनॉग्रेशन हुआ तो उस समय फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया, वो बोला कि हम लोग जल्दीबाजी में नहीं है, अगर मतलब आप लोग टाइम ले लीजिए, और अगर आप सैंक्शंस हटाते हैं तो अगर और आप भी कंप्लाई करते हैं ऑब्लिगेशंस का, तो हम भी कोशिश करेंगे फुलफिल करने का। अब आते हैं कि दोनों की तरफ कुछ कुछ प्रॉब्लम, क्या इतना आसान होगा कि दोनों वापस आ जाए। यूएस की तरफ से ये है, यूएस कैसे देखता है, यूएस ये सोचता है कि JCPOA में वापस आना दैट मीन्स कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब न्यूक्लियर जो भी उसका एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो भी है उस पे सैंक्शन, उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना तो है ही, प्लस उसका जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, प्लस रीजनल जो उसका एम्बिशियस जो भी पॉलिसीज रहा है या फिर अलाइज के साथ जो भी इंटरफेरेंस रहा है वो सबको भी टैकल करना है, स्पेशली क्या है इजराइल और सऊदी अरेबिया को लेकर के। इधर ईरान क्या बोलता है, ईरान बोलता है कि नहीं, मिसाइल प्रोग्राम नहीं, रीजनल पॉलिसी नहीं, ये सब एक्सट्रेनियस इशू है, ये सबको न्यूक्लियर डील से लिंक करने का जरूरत नहीं है। तेहरान ये सोचता है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम था उससे ही होना चाहिए, बाकी ये सब इश्यूज उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि दोनों तरफ में मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन दिख रहा है। ईरान का ये बोला जा रहा है कि ईरान का जो एक ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, वो जो हम बोले थे असद का जो रिजीम को सीरिया में हटाने के लिए वो वॉर किया था, ठीक है, मतलब नहीं सॉरी असम, हम मिस्टेकन, हम यहाँ पे गलत बोले थे, असद का रिजीम को वो सपोर्ट किया था, यूएस उसका रिबेलियस ग्रुप को सपोर्ट किया था। इसमें असद को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था वहां पे, ईरान एंड रशिया,
और उसका रिबेलियस ग्रुप को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि, और हाउथी में भी हम लोग देख लिए हैं कि हाउथी में ईरान क्या कर रहा है, ईरान वो सपोर्ट कर रहा है जो वहां पे हाउथी रिबल्स है, उन लोगों को ईरान सपोर्ट कर रहा है। और हादी फिर से ट्राई करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा इशू आ रहा है। छुट्टी कर दीजिए आप। अच्छा, बस यही न्यूज करके हम छुट्टी कर देंगे। वेट, आज इसको भी पढ़ने का मन नहीं है, मतलब ठीक है, ये न्यूज कवर करके हम छुट्टी कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, तो ये क्या है ना कि वही सऊदी अरेबिया हादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, और वहां पे ईरान कर रहा है हाउथी रिबल्स को। तो ये सब बात है। अब आते हैं जो हार्डलाइनर्स है, उन लोगों को बूस्ट मिला है। ये जो ट्रम्प क्या किया, यूनिलैटरली ये कर लिया, तो हार्डलाइनर्स जो भी थे उन लोगों को रूहानी पे दबाव डालने का मौका मिल गया, और उन लोग ही बोलते हैं कि 2020 के एंड में, शायद 2020, हाँ दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट को लोग प्रेशराइज किए कि हम लोग यूरेनियम बूस्ट करना चाहिए। और क्या, अभी जो अयतुल्ला अली खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का, वो ये अभी ज्यादा स्केप्टिकल है, मतलब ये बोल रहा है कि जो इस बार डील होगा JCPOA का, वापस जो हम लोग डील में जाएंगे, इसमें ये इंश्योर करना होगा कि इस बार यूनिलैटरली वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, मतलब क्या कि इस बार जैसे ट्रम्प अपने से ही बाहर निकल गया और फिर ये सैंक्शंस लगा दिया, इस बार ऐसा अग्रीमेंट हो जिसमें, चलो लास्ट ट्राई, उसके बाद ये और नहीं लेंगे हम क्लास, मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। हाँ, ये यूनिलैटरली वो बाहर ना निकले और इस तरह का जो बात है फिर से रिपीट ना हो, और यही बात अभी आया है सामने। तो अब देखते हैं कि यूएस और ईरान का कंसेंसस बढ़ता है कि नहीं, और JCPOA में जो फिर से जो वापस जाना लिमिट में, वो पॉसिबल है कि नहीं, वो आगे डील में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे ये खत्म करते हैं, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और अननेसेसरी इस तरह से वो कोई फायदा नहीं है क्लास लेके। इतना दूर में किसी का डाउट है, जब तक नेट है तब तक पूछ ले रहे हैं, अगर नेट अच्छा रहा तो हो सकता है पढ़ा ही दे। किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है, ये नेट नहीं अच्छा होने वाला है, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं है। किसी का तो हाथ नहीं उठा है, तो हम क्लास क्लोज करते हैं, क्योंकि किसी को डाउट नहीं है। कल करते हैं क्लास, क्योंकि अभी तो पता नहीं।